हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ आवर जुलाई करंट अफेयर सीरीज जिसमें हम द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। आज का हमारा आर्टिकल है इंडिया ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम सप्लाई एग्रीमेंट 2026। ये टॉपिक सिर्फ एक एग्रीमेंट नहीं है बल्कि एनर्जी सिक्योरिटी, इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन, न्यूक्लियर डिप्लोमेसी के साथ साथ में क्लाइमेट चेंज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी कनेक्ट करता है। अगर यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन आ जाए कि हाउ सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन कंट्रीब्यूट्स टू इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी, तो ये करंट अफेयर एक परफेक्ट एग्जाम्पल हो सकता है। अब एक बिग पिक्चर इमेजिन करेंगे हम, एक बिगर पिक्चर इमेजिन करेंगे। इमेजिन इंडिया एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, हर साल इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, एआई डेटा सेंटर्स बन रहे हैं और मेक इन इंडिया के तहत मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ रही है। सबको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अब सवाल सवाल है कि इलेक्ट्रिसिटी आएगी कहाँ से? सोर्स क्या-क्या हैं? कोल से आ सकती है, हाइड्रो एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, है ना? न्यूक्लियर एनर्जी, ये सब तरीके हैं। प्रॉब्लम है लेकिन सब में। कोल जो है वो रिलायबल है लेकिन पॉल्यूशन करता है। सोलर एनर्जी क्लीन है लेकिन दिन में ही काम करती है। क्लाउडी हो गया, मानसून टाइम पे या रात के टाइम पे जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो सकती। विंड चलेगी तभी विंड एनर्जी बनेगी और हाइड्रो एनर्जी रेनफॉल पर डिपेंडेंट है। लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी 24/7 इलेक्ट्रिसिटी देती है और बहुत कम कार्बन एमिशन करती है, बहुत रिलायबल है। इसी वजह से दुनिया जो है वो दोबारा न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ बढ़ रही है। इंडिया को यूरेनियम की क्या ज़रूरत है? सबसे पहले यूरेनियम को समझते हैं। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव मेटल है। ये न्यूक्लियर रिएक्टर का फ्यूल होता है, जैसे कार का पेट्रोल होता है ना? और थर्मल प्लांट का कोल होता है, उसी तरीके से न्यूक्लियर प्लांट का जो फ्यूल है दैट इज़ यूरेनियम। विदाउट यूरेनियम रिएक्टर इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना सकता, सिंपल है। अब न्यूक्लियर रिएक्टर में होता क्या-क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या-क्या होता है? यूरेनियम फ्यूल डाला जाता है, न्यूक्लियर फिज़न होता है, फिर हीट जनरेट होती है ना? वाटर जो है वो स्टीम में बदल जाता है और स्टीम जो है टरबाइन को घुमाती है, जनरेटर चलता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती रहती है। इसी वजह से न्यूक्लियर प्लांट को बेस लोड पावर प्लांट बोलते हैं। बेस लोड पावर प्लांट होता क्या है? हर कंट्री को मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी हर सेकंड चाहिए होती है। चाहे रात हो, दिन हो, बारिश हो, क्लाउडी हो, है ना? चाहे विंड ना हो, तब भी हॉस्पिटल, मेट्रोज़, फैक्ट्रीज़ ये सब चलनी चाहिए। इस कांस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी को, कम से कम इलेक्ट्रिसिटी जितनी चाहिए होती है, इसको बोलते हैं बेस लोड पावर। इंडिया में मेनली कोल, हाइड्रो, न्यूक्लियर ये प्रोवाइड कर सकते हैं। सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी की बस की बात नहीं है। अब इंडिया के पास यूरेनियम है नहीं क्या? है, लेकिन प्रॉब्लम क्वांटिटी और क्वालिटी की है। इंडिया के यूरेनियम रिजर्व्स काफ़ी लिमिटेड हैं और लो ग्रेड हैं। एक्सट्रैक्शन कॉस्टली है और डिमांड बहुत ज़्यादा है। सप्लाई भी कम है, इसलिए इंडिया जो है वो इम्पोर्ट करता है। अभी तक हमने क्या-क्या पढ़ा? अभी तक हमने देखा कि इंडिया को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और उसके क्या-क्या सोर्सेज़ हैं, उनकी क्या-क्या कमियाँ हैं। यूरेनियम क्या होता है ना? और इंडिया के पास में यूरेनियम है कि नहीं है। हमने बेस लोड पावर सोर्स के बारे में भी पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं कि इंडिया यूरेनियम किन-किन कंट्री से लेता है। कज़ाकिस्तान, कनाडा, उज़्बेकिस्तान, रशिया, ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया एक इम्पोर्टेंट जो पार्टनर है वो समझ सकते हैं और इस आर्टिकल में हम ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच ही जो एग्रीमेंट है उसकी बात करेंगे। और कंट्रीज़ हमने देखी कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, रशिया एंड कनाडा, उसके साथ-साथ में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? व्हाई ऑस्ट्रेलिया इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? ऑस्ट्रेलिया के पास वर्ल्ड के लगभग 28% यूरेनियम रिजर्व्स हैं, मतलब हर 100 ग्राम यूरेनियम में लगभग 28 ग्राम ऑस्ट्रेलिया के पास है। ये दुनिया का एक लार्जेस्ट सप्लायर है। फिर ऑस्ट्रेलिया पहले इंडिया को यूरेनियम क्यों नहीं देता था? यहाँ से यूपीएससी का सबसे इम्पोर्टेंट स्टैटिक कॉन्सेप्ट शुरू होता है, एनपीटी। एनपीटी मतलब न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। 1968 में बना। ऑब्जेक्टिव था न्यूक्लियर वेपन्स दुनिया में ना फैलें। इसके 3 पिलर्स हैं, नॉन प्रोलिफरेशन, नए कंट्रीज़ न्यूक्लियर बॉम्ब ना बनाएँ, पीसफुल यूज़, जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो इलेक्ट्रिसिटी और मेडिसिन्स के लिए यूज़ हो, एंड डिसआर्मामेंट, जो कंट्रीज़ के पास में बॉम्ब्स हैं वो ग्रेजुअली कम करें। क्या देखा? एनपीटी 1968 में बना। ऑब्जेक्टिव था कि न्यूक्लियर वेपन्स दुनिया में ना फैलें। 3 इसके मेन पिलर्स, नॉन प्रोलिफरेशन, पीसफुल यूज़ एंड डिसआर्मामेंट। तीनों के मतलब हमने देख लिए। प्रॉब्लम क्या थी? एनपीटी ने दुनिया को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। ग्रुप 1 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, सिर्फ 5 कंट्रीज़, यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस एंड चाइना। इनको ऑफ़िशियली न्यूक्लियर वेपन रखने की परमिशन है। ग्रुप 2 बाकी सब लोग, इनको न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाना। इंडिया ने एनपीटी साइन क्यों नहीं किया, ये हम देखते हैं।
इंडिया बोला कि ये ट्रीटी अनफेयर है, जिनके पास बॉम्ब है वो रख सकते हैं, हम नहीं बना सकते, ये डिस्क्रिमिनेशन हुआ, इसलिए इंडिया ने साइन नहीं किया। अब ऑस्ट्रेलिया की क्या पॉलिसी थी? ऑस्ट्रेलिया का रूल था, हम यूरेनियम सिर्फ उन कंट्रीज़ को देंगे जो एनपीटी मेंबर्स हैं या स्ट्रॉन्ग सेफगार्ड फॉलो करते हैं। इंडिया एनपीटी का मेंबर नहीं है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया। फिर सिचुएशन बदली। यहाँ से आता है इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील 2008। इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील। ये इंडिपेंडेंट इंडिया की सबसे इम्पोर्टेंट डिप्लोमेटिक अचीवमेंट में से एक माना जाता है। 2008 न्यूक्लियर डील ने क्या किया? इंडिया ने बोला, हम अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, है ना? पहला सिविलियन, दूसरा मिलिट्री रिएक्टर्स। मिलिट्री रिएक्टर्स इंस्पेक्शन नहीं करेंगे, सिविलियन रिएक्टर्स जो है वो आईएईए के थ्रू में इंस्पेक्शन में होगा। आईएईए क्या होता है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, वियना में हेडक्वार्टर है। काम है न्यूक्लियर एनर्जी का पीसफुल यूज़ इंश्योर करना। ये चेक करती है कहीं यूरेनियम चोरी तो नहीं हुआ है, कहीं यूरेनियम बॉम्ब बनाने की शुरुआत तो नहीं हो रही है। और इसके सेफगार्ड्स क्या होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेफगार्ड्स क्या-क्या होते हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यूपीएससी टॉपिक है। इमेजिन ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 100 टन्स यूरेनियम दिया। ऑस्ट्रेलिया चाहेगा ये बॉम्ब में यूज़ ना हो, तो आईएईए क्या करेगा? रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, रिएक्टर इंस्पेक्ट करेगा, फ्यूल ट्रैक करेगा, ऑडिट करेगा। अगर सब पीसफुल पर्पस के लिए यूज़ होगा, तो सप्लाई कंटिन्यू रहेगी। एनएसजी वेवर क्या है? एक और स्टैटिक टॉपिक है। एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है, 48 मेंबर्स का ग्रुपिंग है। मेंबरशिप काउंट कैन चेंज ओवर टाइम, ये थोड़ा ध्यान रखना, फिलहाल के लिए 48 है। काम क्या है? सेंसिटिव न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करना। नॉर्मली एनपीटी मेंबर्स को ही न्यूक्लियर ट्रेड मिलता है, लेकिन 2008 में इंडिया को स्पेशल एग्जेम्पशन मिल गया। इसको बोलते हैं एनएसजी वेवर। ये इंडिया के न्यूक्लियर डिप्लोमेसी का लैंडमार्क मोमेंट माना जाता है। इसके बाद फ्रांस, रशिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान सब इंडिया के साथ में न्यूक्लियर कोऑपरेशन कर सके। ऑस्ट्रेलिया इंडिया कोऑपरेशन एग्रीमेंट के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट अबाउट द ऑस्ट्रेलिया इंडिया न्यूक्लियर एग्रीमेंट? ओके, इसके बारे में थोड़ा-सा देखते हैं। 2014 में साइन हुआ, है ना? 2015 में इम्प्लीमेंट हुआ। एग्रीमेंट ने बोला ऑस्ट्रेलिया इंडिया को यूरेनियम देगा, लेकिन सिर्फ पीसफुल पर्पस के लिए और आईएईए सेफगार्ड के अंदर। फिर 2026 में नया क्या हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। एग्रीमेंट पहले से था, लेकिन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स थी। एग्ज़ाम्पल, कौन सी कंपनी यूरेनियम बेचेगी? कौन सी कंपनी खरीदेगी? प्राइवेट कंपनीज़ अलाउड होंगी या नहीं? डॉक्यूमेंटेशन कैसे होगा? इंस्पेक्शन कैसे होगा? लायबिलिटी वेरिफिकेशन, ये सब प्रॉब्लम हमको देखने को मिलती है। इसी को बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं इसको? एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स। ठीक है? ये एग्रीमेंट का रूल बुक है, ट्रीटी ऑलरेडी थी, अब इम्प्लीमेंटेशन का मैनुअल फाइनल हुआ है। इसका सिंपल एग्जांपल है, स्कूल एडमिशन हुआ। लॉ बोलता है कि एडमिशन अलाउ हो गया है, लेकिन फॉर्म्स, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फीस, डेडलाइन, ये सब अलग रूल बुक में होता है। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स ट्रीटी का इम्प्लीमेंटेशन मैनुअल है। सबसे बड़ा चेंज क्या है? सबसे बड़ा चेंज क्या है? व्हाट चेंज्ड इन 2026? पहले गवर्नमेंट लेवल कॉर्पोरेशन थी, अब ऑस्ट्रेलिया प्राइवेट माइनिंग कंपनीज़, है ना? वो कॉर्पोरेट करेंगी डायरेक्टली इंडियन प्राइवेट कंपनीज़ के साथ में, कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं, ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है। शांति एक्ट 2025 के बारे में भी थोड़ा-सा देख लेते हैं, उसका क्या कनेक्शन है। तो इंडिया ने न्यूक्लियर सेक्टर में प्राइवेट पार्टिसिपेशन को ग्रेजुअली एनकरेज करना शुरू किया है। अब फ्यूल भी प्राइवेट एंटिटीज़ प्रोक्योर कर सकेंगी, है ना? इसलिए ऑस्ट्रेलिया के एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट का टाइमिंग इम्पोर्टेंट है। दोनों रिफॉर्म एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। वेस्ट एशिया के क्राइसिस का भी इससे रिलेशन है। क्या है? आर्टिकल में ईरान और वेस्ट एशिया का मेंशन है। समझते हैं। इंडिया की एनर्जी मोस्टली ऑयल, गैस पर डिपेंड करती है। ऑयल मोस्टली इम्पोर्ट होता है। अगर ईरान, इज़राइल, हॉर्मुज़ स्ट्रेट, रेड सी में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो ऑयल प्राइसेस बढ़ सकते हैं। हमने बहुत अच्छे से इसका चेन रिएक्शन पढ़ा था, है ना? इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन इम्पोर्टेंट है। न्यूक्लियर एनर्जी सिक्योरिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? हम देखते हैं कि हम जो है हमारी न्यूक्लियर एनर्जी को कैसे जो है और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। हर टाइम सफिशिएंट एनर्जी अवेलेबल हो। न्यूक्लियर जो है एनर्जी वो रिलायबल है, कंटिन्यूअस है, लो कार्बन है, लॉन्ग टर्म फ्यूल कॉन्ट्रैक्ट्स पॉसिबल हैं और ऑयल इंपोर्ट कम कर सकता है, प्राइस वोलेटिलिटी भी कम हो सकती है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन में क्या इंपॉर्टेंस है कि ये एग्रीमेंट सिर्फ यूरेनियम का नहीं है, ट्रस्ट का सिंबल है। इससे स्ट्रेंथन होता है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन, सप्लाई चेन रेजिलियंस,
क्रिटिकल मिनरल कॉर्पोरेशन और क्वाड पार्टनर्स के बीच स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट। न्यूक्लियर डिप्लोमेसी भी इसको बोल सकते हैं। इंडिया एक यूनिक कंट्री है, न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, एनपीटी का मेंबर नहीं है, फिर भी ग्लोबल न्यूक्लियर ट्रेड करता है। ये पॉसिबल हुआ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर बिहेवियर की वजह से। इंडिया का नॉन प्रोलिफरेशन रिकॉर्ड स्ट्रांग माना जाता है, लेकिन उसके चलते चलते हमारे पास में कुछ चैलेंजेस भी हैं। वो चैलेंजेस क्या हैं उनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। Okay, we have some challenges as well. Imported uranium dependence. फ्यूल इंपोर्ट पर कुछ हद तक निर्भर रहना पड़ेगा। न्यूक्लियर लाइबिलिटी। फॉरेन सप्लायर्स अब भी लाइबिलिटी फ्रेमवर्क को लेकर कॉशियस है। हाई कॉस्ट, हाई कैपिटल कॉस्ट। न्यूक्लियर प्लांट बनाना बहुत महंगा होता है। वेस्ट डिस्पोजल। रेडियो एक्टिव वेस्ट हजारों साल तक डेंजरस रह सकता है ना। ये कुछ पब्लिक ओपोजिशन, सेफ्टी कंसर्न्स आफ्टर फुकुशिमा कंटिन्यूज एंड स्लो प्रोजेक्शन एग्जीक्यूशन। जो ग्रोथ है वो काफ़ी स्लो देखने को मिलती है। क्या क्या रीज़न देखिए, इंपोर्टेड फ्यूल डिपेंडेंस, न्यूक्लियर लाइबिलिटी, हाई कैपिटल कॉस्ट, वेस्ट डिस्पोजल एंड पब्लिक ओपोजिशन अलॉन्ग विद स्लो प्रोजेक्शन एग्जीक्यूशन। ठीक है, कुछ वे फॉरवर्ड्स भी हैं हमारे पास में। क्या है वे फॉरवर्ड्स? हम अपना डोमेस्टिक यूरेनियम एक्सप्लोरेशन एक्सपैंड कर सकते हैं। थोरियम बेस्ड थर्ड स्टेज जो हमारा है उसको डेवलप कर सकते हैं। इंडिजिनियस रिएक्टर टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकते हैं। यूरेनियम सप्लायर्स को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और न्यूक्लियर सेफ्टी और वेस्ट मैनेजमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके साथ साथ में हमको एक रिस्पॉन्सिबल प्राइवेट पार्टनरशिप को भी इनकरेज करना पड़ेगा और न्यूक्लियर पावर को इंडिया के क्लीन एनर्जी स्ट्रैटेजी के साथ में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये सब वे फॉरवर्ड्स हमारे पास हैं। Let's just move on to our prelims sample MCQ. First question is, which of the following statement is or are correct? Statement 1, India is signatory to NPT. नहीं, हम signatory नहीं है ना? तो 1 is the wrong, eliminate कर देंगे। India has accepted IAEA safeguard on a civilian nuclear facilities. Yes, it has, है ना? तो 2 is the correct answer. Third is, Australia export uranium only under bilateral safeguards arrangement. ऐसा है क्या? है ना? तो 2 and 3 is the correct answer. सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। द 2008 एनएसजी वेवर enabled India to import uranium and nuclear technology for civilian use. Is it correct? Yes, it is correct. Option B is become a member of NSG. No, नहीं, तो 2 को eliminate कर देंगे। Third is enter into civil nuclear cooperation agreements with several countries. Is it correct? Yes, it is correct. So 1 and 3 are correct. Next, just we'll move on to question number 3. Arrange the following in chronological order. ये कब कब कैसे कैसे हुआ? इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील ये कब हुई है? ये 2008 में हुई। ऑस्ट्रेलिया इंडिया न्यूक्लियर कॉपरेशन एग्रीमेंट्स कम्स इनटू फोर्स। फोर्स में कब आया था? फोर्स में कब आया था? ये हम याद करेंगे कब आया था। अभी तो फाइनल चीज़ हुई है ना, उससे पहले पहले एग्रीमेंट हुआ था। फोर्स में कब आया है ना? एनएसजी वेवर फॉर इंडिया, ऑप्शन नंबर 3, ये कब मिला हमको? और 4 एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट फाइनलाइज्ड, ये कब हुआ? तो जो इंडिया यूएस डील है और जो एनएसजी वेवर है ये 2008 में हुआ है। पहले डील हुई फिर एनएसजी वेवर मिला, है ना? तो इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील देन एनएसजी वेवर। उसके बाद में 2015 में ये एग्रीमेंट हुआ। कौन सा एग्रीमेंट हुआ? एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट। हाँ, 2015 में इंडिया यूएस न्यूक्लियर कॉपरेशन एग्रीमेंट कम्स इनटू फोर्स एंड फोर्थ इज द एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट जो कि 2026 में हुए हैं। तो 1, 3, 2 and 4 is the correct answer, which is option number A. Let's just move on to mains question. Civil nuclear cooperation has become a key pillar of India's energy security and strategic diplomacy. Discuss in the context of India's India-Australia uranium supply agreement. Also examine the opportunities and challenges associated with expanding nuclear energy in India. तो ये क्वेश्चन है मेंस का, आप लिख कर ट्राई कर सकते हैं। ये हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर आपको इस वीडियो से बिल्कुल भी हेल्प मिली है देन यू कैन click on the like button and subscribe to this channel, and yeah, keep learning. Thank you so much.